Okay, students, I hope you are well and healthy and ready to learn new things. So, my name is Palak Patel. I am working in the Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari, in Civil Engineering Department. I am going to teach you the subject is Earthquake Engineering. Right? It is a first lecture video, Module 1, Class A in Hindi. Okay, not in a complete Hindi. पूरा हिंदी में नहीं होगा, बाइलिंगुअल होगा, मतलब कुछ वर्ड्स इंग्लिश में होंगे, कुछ हिंदी में होंगे, लेकिन आपको समझ आएगा उस हिसाब से हिंदी को बाइलिंगुअल यहाँ पे चलेगा. ठीक है. पहला मॉड्यूल है हमारा अर्थक्वेक बेसिस, मतलब हमें अर्थक्वेक बेसिक समझने हैं. तो यहाँ के कुछ टॉपिक लिखे हैं जैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ, कन्वेक्शन करंट, प्लेट टेक्टोनिक, टाइप ऑफ प्लेट इंटरेक्शन, ये सारे टॉपिक हैं. हम समझेंगे कि इसे जल्दी जल्दी कैसे हो, और मैक्सिमम वीडियो 30 मिनट्स होगा. मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा लंबा ना हो जाए. ठीक है, ज़्यादातर वीडियो मेरे 30 मिनट्स के होते हैं, तो 30 मिनट्स में जितने भी टॉपिक्स कवर हो गए उतने हम कर रहे हैं. ठीक है. पहला टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ. सो अर्थ का इंटीरियर हमें समझना होगा. सबसे पहले ये समझ लो कि आपको अर्थक्वेक समझना है. अर्थक्वेक को समझने से पहले आपको अर्थ का इंटीरियर समझना होगा कि अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, अर्थ के अंदर क्या है. तो पहला लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मतलब क्या, जो ऊपर का जो क्रस्ट होता है, जो लेवल होता है सॉइल का, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. उसे कहा जाता है क्रस्ट. क्रस्ट के सीधे नीचे अपर मेंटल होता है, और उसके नीचे लोअर मेंटल, उसके नीचे आउटर कोर और इनर कोर. और अगर मैं इसे और डिटेल में समझाऊं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना हो, तो मेरा सबसे पहला ऊपर का लेयर है क्रस्ट, जो मेरा सॉइल का लेयर है. उसके नीचे का लेयर है मेंटल, राइट, और उसके नीचे है कोर. तो ये मेरे 3 लेयर हुए. बाद में मैंने क्या किया, बाद में मैंने मेंटल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अपर और दूसरा लोअर. वैसे ही मैंने कोर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आउटर और दूसरा इनर, राइट. और ये डिवीजन ऐसे ही नहीं हुआ है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है. ये डिवीजन इस तरह हुआ है कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है. ठीक है, कुछ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कुछ प्रेशर चेंज हो रहा है, तो वो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, उसके हिसाब से हमने डिवीजन किया. चलिए तो हम थोड़ी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं. सो पहला है क्रस्ट, जो लिथोस्फीयर है, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं. उस तो 200 किलोमीटर थिक है, मतलब उसकी थिकनेस 200 किलोमीटर की. उसके बाद उसकी डेंसिटी दी गई और टेम्परेचर दी, मतलब हमें क्रस्ट में 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखने को मिलता है. रेगुलर जो हमें ऊपर हम फील करते हैं वो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस. अब जैसे हम अपर मेंटल और लोअर मेंटल में जाते हैं, तो उनकी थिकनेस है 2586 किलोमीटर थिक. अब ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि हाँ 2586 किलोमीटर तक ही हमें ये मेंटल मिलेगा या कोर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं. उसके नीचे भी हमें मेंटल मिल सकते हैं, मतलब 2586 के नीचे भी हमें मेंटल मिल सकते हैं, लेकिन हमने एक वैल्यू दे दी है कि ये एवरेज वैल्यू है. ठीक है. उसके बाद हमें क्या होता है, वहाँ क्या होता है, तो वहाँ हॉट डेंस अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक इन अ प्लास्टिक स्टेज, इन अ प्लास्टिक स्टेट, मतलब हमें प्लास्टिक फॉर्म में, प्लास्टिक मतलब रबड़ की तरह फॉर्म में, मतलब विस्कस मटेरियल, ना ही लिक्विड कह सकते हो ना ही सॉलिड, वैसा मटेरियल हमें देखने को मिलता है मेंटल एरिया में. ओके. ज्यादातर मैग्नेटिक लावा वाले एक्टिविटी, मैग्मा एक्टिविटी वो वही होती है, मतलब लावा जो है वो ये प्लास्टिक स्टेट में है, जो हमें दिखता है अपर मेंटल में. उसके बाद है आउटर कोर. आउटर कोर में मिलता है हमें आयरन मिलता है, निकल मिलता है, सिलिका मिलती है. ओके. उसके बाद इनर कोर में हमें मिलता है अलॉय, आयरन, निकल एंड सिलिका, एज इट इज सेम है. ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस होते हैं. अब कोर की बात करें जाए, कोर का टेम्परेचर देखिए कितना ज़्यादा है, 2500 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस. पूरा डिफरेंस देख लीजिए. मतलब अर्थ के ऊपर में, मतलब जहां हम रह रहे क्रस्ट के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस है, और पूरा नीचे जाने पर, यहाँ सेंटर तक जाने पर टेम्परेचर देखिए 25,000 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस. देखो अब इस टेम्परेचर का क्या डिफरेंस रहता है हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ में.
वो हमें समझना है कन्वेंशन करंट में, ठीक है। तो ये आपको इंटीरियर ऑफ समझ में आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस भी समझ में आ गया। अब हम कन्वेंशन करंट समझ रहे हैं कि कन्वेंशन करंट क्या होता है। तो कन्वेंशन करंट, कन्वेंशन हमने क्या देखा कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है बिटवीन क्रस्ट कॉजेज कन्वेंशन करंट। मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो प्रेशर डिफरेंस है, उसकी वजह से हमें कन्वेंशन करंट देखने को मिलता है। अब कन्वेंशन करंट क्या होता है, ठीक है। तो आप समझो, चलिए एक फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं हम, बहुत आसान से हो जाएगी। ये आपका क्रस्ट है, उसके नीचे ये रहा मैग्मा की लेयर और उसके नीचे ये रहा कोर का लेयर, यानी ये 3 लेयर डिवाइड करते हैं। ओके, ये हो गया, ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हुआ मेंटल और ये हो गया कोर, ठीक है। 3 लेयर मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ है 2500 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ कोर का पार्ट है और ये मेंटल, मेंटल कौन से स्टेट में है, पूरा प्लास्टिक स्टेट में है। मेंटल है पूरा प्लास्टिक स्टेट, मतलब ये विस्कस मटेरियल है यहाँ पे। अब यहाँ होता क्या है, अब यहाँ इस लेवल पे, यहाँ पे कोर के बारे में, जहाँ कोर टच कर रहा है वहाँ मेंटल हो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करेगा, यहाँ का जो मटेरियल है वो गर्म हो जाएगा, वो भी अपनी हीट एब्सॉर्ब करेगा, वो भी गर्म होगा। तो वो गर्मी की वजह से वो एक्सपांड भी होता है और उसका वेट भी हल्का हो जाता है। जैसे हम एयर में देखते हैं ना, हम विंड फ्लो देखते हैं, विंड जैसे ही गर्म होती है वो ऊपर उठने लगती है, यहाँ भी वैसा होता है कि वो एक्सपांड भी होता है और गर्म भी हो, हल्का भी हो जाता है। इस वजह से ये क्या होता है, ये ऊपर की तरफ आना शुरू कर देता है। ये गर्म मेंटल, गर्म मेंटल ऊपर की तरफ आना शुरू कर देता है। लेकिन मेंटल तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है मेंटल, लेकिन वो ठंडा है क्योंकि वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है। अब वो मेंटल क्या करता है, वो मेंटल इसके लिए जगह बनाता है और ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये होता है कन्वेंशन करंट। अब ये होता है लावा मेंटल, जो गर्म होता है वो ऊपर आता है, ठंडा होता है वो नीचे जाता है। जो ये रोटेशन है वो चलता रहता है। अब ये ठंडा नीचे पहुंच गया, ठंडा मेटल नीचे चला गया, तो ये वापस गर्म होकर ऊपर आएगा, वापस ये रोटेशन होगा, तो ये रोटेशन चलता रहता है। तो ये जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन है, उस वजह से हमारे अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि ये अर्थ के मास को सर्कुलेट करते रहते हैं, अर्थ के मास को घुमाते रहते हैं। ओके, हॉट मेटेरियल लावा कई बार ऊपर आ जाता है और कूल रॉक मास अर्थ के अंदर चला जाता है। मतलब मैग्मा ऊपर आ जाएगा तो ऊपर का जो कूल रॉक मास है वो नीचे चला जाएगा, तो ये रोटेशन चलता रहता है। ठीक है, तो इतना समझ गए आप कन्वेंशन करंट में, और भी डिटेल है। ओके, अब क्या होता है, कन्वेंशन फ्लो इन द मेटल मटेरियल causes the crust and some portion of the metal to slide on the hot molten outer core। मतलब जो मैंने अभी तक समझाया वो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। तो यहाँ आप समझ के जो सेम ही चीज है जो मैंने अभी तक आपको हिंदी में समझाया, जो ड्रॉ करके समझाया, वही चीज लिखी हुई है कि क्या होता है कि जो हॉट है ऊपर आता है और कूल नीचे चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब इस वजह से जो रिजिड रॉक जो है वो प्लेट जनरेट कर देते हैं, वो प्लेट बना देती है जिसकी 80 किलोमीटर की थिकनेस होती है। ओके, अब ये रोटेशन हो रहा है। अब इस कन्वेंशन करंट की वजह से क्या होता है, प्लेट जो है वो प्लेट बन जाती है, मतलब हमारी जो सॉइल है वो प्लेट में डिवाइड हो जाती है। मतलब ये रोटेशन चल रहा है तो रोटेशन की वजह से फोर्स भी जनरेट होगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, अब ये करंट इस तरह से रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेट है हमारी, ये क्रस्ट है। अब ये क्रस्ट क्या होगा कि इस रोटेशन की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा और इस तरह का फ्रिक्शन लगेगा, तो यहाँ पे हमें दो डिफरेंट प्लेट बन जाती है, ये सॉइल की प्लेट बन जाती है, जो अब इस प्लेट की वजह से अर्थक्वेक आता है। अब जो ये प्लेट बन जाती है उसे हम टेक्टोनिक प्लेट करते हैं, और ये इतने स्लो होती है कि हम फील नहीं कर पाते, वो एक दूसरे के
दूर जाते रहते हैं, एक दूसरे के नजीक आते रहते हैं, या कुछ अलग तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं, हम वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि कन्वेंशनल करंट की वजह से हमें कुछ ऐसी प्लेट्स देखने को मिल जाती है, राइट। और इस प्लेट की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से, इस प्लेट की जो स्लो मोशन मूवमेंट है उसकी वजह से हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक फॉल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इतना था कन्वेंशनल करंट का। अब यहाँ ये इमेज देख लीजिए। चलिए इसे अगर समझना होगा तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हो, सिंपल फीलिंग में समझना हो तो बड़े आसानी से। आपने कभी पानी बॉईल किया है? बॉईल करोगे तो उसका जो नीचे पतीला है, जो नीचे का पार्ट है वो गर्म हो जाता है और ऊपर का पानी ठंडा रहता है। तो जैसे नीचे का पानी गर्म होगा वो ऊपर आएगा, ठंडा पानी नीचे जाएगा, वापस गर्म होकर ऊपर आएगा, ठंडा पानी वापस नीचे जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है ये है कन्वेंशन करंट, ठीक है। देखिए मैंने बस एग्जांपल दिया है कि आपको कैसे समझना है, ठीक है। चलिए एक प्लेट टेक्नोनिक, हमने कहा प्लेट बन जाती है, ठीक है, प्लेट बन जाती है। लेकिन अब प्लेट टेक्टोनिक क्या है? जो कन्वेंशन करंट है उसकी वजह से हम जो क्रस्ट में सम पोर्शन, जो भी थोड़ा सा पार्ट होता है, जो मेंटल स्लाइड हॉट मोल्टेड आउटर कोर की तरफ स्लाइड होता रहता है, उस स्लाइड होने की वजह से हमें टेक्टोनिक प्लेट मिलती है और उस प्लेट को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। ये ऐसे नहीं कि आप बोल दो कि अच्छा चलो ये मुझे प्लेट दिख रही है, ऐसा नहीं होता। उसकी बाउंड्री होती है प्लेट्स की, उस बाउंड्री के हिसाब से हमने उसे 12 मेजर प्लेट्स में डिवाइड किया है। आप उसे सीधा नहीं देख सकते कि अच्छा ये प्लेट बनी हुई है, नहीं देख सकते। वहां के आसपास की जो एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी के बेस पर हम उसे डिफाइन करते हैं कि हाँ ये प्लेट बन चुकी है, ठीक है। तो हमारी कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, कैरिबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, नाज़का प्लेट एंड कॉकस प्लेट। ये 12 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है। अब इस 12 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी कुछ प्लेट्स है, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब इस 12 नेम्स को याद कैसे रखना है? बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आपको कॉन्टिनेंट याद है तो ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, मैं कॉन्टिनेंट के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं कॉन्टिनेंट के नाम लिख रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका। ये है साउथ अमेरिका, यहाँ आया हमारा यूरोप, ये हो गया एशिया, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया ओशिनिया, यहाँ हो गया एंटार्क्टिक और ऊपर हो गया कुछ कॉन्टिनेंट के नाम लिखे गए। अब मुझे याद करना है प्लेट्स के नाम। तो नॉर्थ अमेरिका से हमारी पहली प्लेट आई नॉर्थ अमेरिका में, सेकंड प्लेट साउथ अमेरिका, थर्ड प्लेट अफ्रीकन, चलो 3 प्लेट हो गई, चौथी एंटार्क्टिक प्लेट। अब 5वीं प्लेट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? यूरोप और एशिया को कंबाइन कर दूंगा, यूरोप और एशिया को कंबाइन कर दूंगा, मतलब मेरी बन गई यूरेशियन प्लेट, मेरी बन गई यूरेशियन प्लेट। और इंडियन ओशन के साथ मैं ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करता तो मतलब यहाँ मेरी इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट बन गई, राइट। तो मेरी कितनी प्लेट यहाँ पे? 1, ये हो गई 2, यहाँ हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5 और ये हो गई 6, ठीक है। अब मेरे पास, अब मैं जा रहा हूँ ओशन में, मतलब मेरी पहली प्लेट बन रही पैसिफिक ओशन में, एक प्लेट बन रही है, मतलब ये 7 प्लेट। चलो एक ही प्लेट है जो ओशन में बनती है, पैसिफिक प्लेट, राइट, पैसिफिक प्लेट। उसके बाद ये फिलिपाइन प्लेट 8, नाज़का प्लेट 9, कॉकटस प्लेट 10, और ये हो गई अरेबियन प्लेट, जो हमें ये अरेबियन पेनिनसुला दिखता है, जहां हमें दुबई और एमिरेट्स ये सब चीजें देखने को मिलती है। मतलब ये हो गई मेरी 11 प्लेट, तो आसानी से याद हो, ठीक। और ये हो गई कैरेबियन प्लेट, मतलब 12। अब ये देखो यूनानी फुका प्लेट, तो ऐसी छोटी छोटी भी प्लेट्स है हमारे, लेकिन हम इसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते क्योंकि ये हमारी बड़ी प्लेट्स के साथ कनेक्टेड रहती है। अब यहाँ पैसिफिक प्लेट
नाज़का प्लेट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर के पास इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये है हमारी प्लेट याद करने का तरीका, आपको याद रह गया होगा बड़ी आसानी से, ठीक है। चलो 12 की 12 याद नहीं रहती, मिनिमम 10 तो याद रहेगी, ठीक है। अब प्लेट बन चुकी है, प्लेट का इंटरेक्शन भी होगा, प्लेट का इंटरेक्शन भी होगा, मतलब अब प्लेट क्या होगी, दो, चलो हमें तीन तरह का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। पहला है डाइवर्जेंट बाउंड्री, मतलब प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हो, है ना, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हो तो वहां हमें डाइवर्जेंट बाउंड्री देखने को मिलती है। उसके बाद कन्वर्जेंट बाउंड्री, मतलब प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ रही है, और ट्रांसफर बाउंड्री मतलब सिर्फ स्लाइडिंग हो रही है एक दूसरे के साथ, तो इस तरह का इंटरेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। सिंपल है, इतना ही इंटरेक्शन है। तो हम इस बाउंड्री को हम नहीं देख सकते, लेकिन इस डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से हमें वहां वैली देखने को मिलती है, राइट। कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से हमें वहां माउंटेन देखने को मिलते हैं, ट्रांसफर बाउंड्री की वजह से हमें वहां क्रैक देखने को मिलती है। तो इस वजह से जहां हम माउंटेन देख रहे हैं, क्या जहां हम वैली देख रहे हैं, जहां हम क्रैक देख रहे हैं, उस हिसाब से डिफाइन करते हैं, अच्छा ये रही बाउंड्री, ठीक है। और ये बाउंड्री चेंज होती रहती है, ये कोई फिक्स नहीं है। अर्थक्वेक का ओरिजिन इसी से होता है, मतलब इलास्टिक रिबॉन्ड थियरी समझ लिए तो अर्थक्वेक का ओरिजिन बड़ी आसान से समझ जाओगे। अब हमने कहा प्लेट मूव हो रही है, पहले हमने अर्थ के इंटीरियर की बात की, दूसरे हमने कन्वेक्शन करंट की बात की, थर्ड हमने कन्वेक्शन करंट की वजह से प्लेट बनाई, प्लेट का मूवमेंट भी देख लिया, प्लेट का इंटरेक्शन भी देखा। अब उसी इंटरेक्शन के दौरान इलास्टिक रिबॉन्ड थियरी आती है। अब ये समझो कि आपकी प्लेट कन्वर्जन हो रही है, मतलब एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में वो एक दूसरे के नीचे भी जाएंगे ना, तो एक प्लेट नीचे जाती है, दूसरी उसके ऊपर आती है, ये हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। ये कन्वर्जन करंट में, सॉरी कन्वर्जन बाउंड्री में, एक नीचे जाती है तो दूसरी ऊपर है, क्योंकि स्पेस तो चाहिए ना, तो एक नीचे जाएगी दूसरी ऊपर आएगी। अब ऐसे में कुछ पॉइंट्स पे वो स्टोन की तरह कनेक्ट हो जाती है, स्टोन की वजह से, किसी डेब्रिस की वजह से, किसी कचरे की वजह से वो वहां कनेक्ट हो जाती है। कचरा मतलब डेब्रिस, कुछ भी समझ लो, स्टोन या कुछ भी हो, वो वहां कनेक्ट हो जाती है, वो वहां स्टक हो जाती है, ये मूवमेंट नहीं देती, लेकिन कन्वेक्शन करंट कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ स्ट्रेन जनरेट होती है। अब इसे इलास्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टोन है वो इलास्टिक तरह बिहेव कर रहा है, वहां स्टोन जो है वो इलास्टिक तरह बिहेव कर रहा है, वो एनर्जी स्टोर कर रहा है, कुछ हद तक वो एनर्जी स्टोर करेगा स्टोन। अब उसके बाद वो स्टोन ब्रेक हो जाएगा किसी एक पॉइंट पे, मतलब वो रुके तो नहीं रख सकता, ठीक है। वो स्टोन कैसे भी तरह के ब्रेक हो जाएगा, वो फ्रैक्चर हो जाएगा, तो उस सडन फ्रैक्चर की वजह से हमें जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कहते हैं हम अर्थक्वेक एनर्जी। समझ में आया, मतलब जो मूवमेंट हो रही है कन्वेंशन करंट की, वो किसी वजह से स्टक हो जाती है, रुक जाती है स्टोन की वजह से, और वो स्टोन एनर्जी स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसकी कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन आ जाती है। जैसे ही इलास्ट की लिमिटेशन खत्म हुई, मतलब स्टोन की लिमिटेशन खत्म हुई, स्टोन ब्रेक हो जाएगा, स्टोन ब्रेक हो जाएगा और एक एनर्जी रिलीज होगी, तो उस रिलीज हुई एनर्जी को हम कहते हैं अर्थक्वेक, और ये मेन रीजन है हमारा अर्थक्वेक का, ठीक है। अब ये सडन ना भी हो, चलो ठीक है, कुछ स्टोन कुछ धीरे धीरे ब्रेक होता है तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती रहती है, लेकिन अगर स्टोन सडन ब्रेक होता है तो एनर्जी सडनली रिलीज हो जाती है, ठीक है, इतना ठीक है। अब इसे रिबॉन्ड क्यों कहते हैं, एक बार एनर्जी रिलीज हो जाने के बाद क्या दूसरे स्टोन नहीं है, एक बार अर्थक्वेक आ जाने के बाद क्या दूसरे स्टोन नहीं है, तो यह भी वही होता है, स्टोन वापस से उसे रोक लेता है, कोई दूसरा स्टोन उसे वापस रोक लेता है, फिर से वही इलास्टिक थियरी स्टार्ट हो जाती है, मतलब फिर से एनर्जी स्टोर करो, फ्रैक्चर रिलीज, एनर्जी स्टोर फ्रैक्चर रिलीज, तो इसे इलास्टिक रिबॉन्ड थियरी कहते हैं, ठीक है। और ये चीज बार बार होती रहती है,
अब ये चीज कहाँ पे होती है, जहाँ कन्वेंशन बाउंड्री होगी, है ना, जहाँ कन्वेंशन बाउंड्री होगी, मतलब जहाँ हमें माउंटेन देखने को मिलेगा वही ये चीज हो रही है, जहाँ ये ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब सॉरी डाइवर्स हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, वहां स्टोन का फिक्स होना या किसी तरह का एनर्जी स्टोर होना पॉसिबल ही नहीं है। तो जहां हमें ट्रांसफर करेंसी देखने को मिलेगी, सॉरी कन्वेंशन बाउंड्री देखने को मिलेगी, वहीं हमें अर्थक्वेक देखने को मिलेगी। सिंपल इलास्टिक रिबन थियरी। आसानी से समझ में आ गया होगा कि यहाँ किस तरह से इलास्टिक रिबन थियरी को हम एक्सप्लेन करें। तो ये कौन से हमारे अर्थक्वेक आने का, ये अर्थक्वेक अब तक हमने सीखे नेचुरल, कुछ बार अर्थक्वेक मैन मेड भी आते हैं। कैसे, तो मतलब कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहीं माइनिंग का काम चल रहा है, कहीं अगर डैम किसी तरह से डैमेज हो गया, तो वहां भी हमें अर्थक्वेक देखने को मिल सकते हैं। अर्थक्वेक की सिंपल डेफिनेशन यही है कि आपका ग्राउंड वाइब्रेट हो रहा है, और ये कई, ठीक है, ये ठीक है। चलिए, फोर्स मतलब क्या, मतलब हमने एनर्जी रिलीज तो कर ली, हमने एनर्जी रिलीज तो कर ली, लेकिन उस वजह से कुछ फॉल्ट जनरेट होते हैं, मतलब कुछ क्रैक जनरेट होती है जिसे हम फॉल्ट बोलते हैं। रॉक बॉडीज है, मतलब एक पूरा रॉक समझ लो जिसके अंदर फॉल्ट जनरेट होता है, तो वहां हमारा पहली डेफिनेशन है फॉल्ट प्लेन। पहली डेफिनेशन है फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन का मतलब होता है जो प्लेन इस तरह का, जहां हमें हैंगिंग वॉल और फुट वॉल दोनों का सेपरेशन देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं फॉल्ट प्लेन। तो फ्रैक्चर जहां पे हमें देखने को मिलता है, जहां ब्लॉक की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं फॉल्ट प्लेन। अब डीप एंड हेड, डीप एंड हेड क्या है, सिर्फ एंगल है, ये बन गया हमारा फॉल्ट प्लेन। ठीक है, अब यहाँ एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल कंपोनेंट लेना है मुझे। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट से एंगल मेजर कर रहा हूँ तो वो होगी हेड, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से उसका एंगल मेजर कर रहा हूँ फॉल्ट प्लेन का, ये है मेरा फॉल्ट प्लेन, तो ये होगी डीप। दोनों एंगल ही है, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि एक में हम फॉल्ट प्लेन का वर्टिकल के साथ ले रहे हैं, एक का फॉल्ट प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या होता है कि जो फॉल्ट प्लेन की जो डायरेक्शन होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, इंटरेक्शन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसे हम स्ट्राइक कहते हैं। ओके, स्ट्राइक मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हो गई हमारी स्ट्राइक, और ये हो गया हमारा डिप। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल हुई वो स्ट्राइक, वर्टिकल हुई वो डिप, फॉल्ट प्लेन के अलोंग। ओके, फॉल्ट प्लेन जिस अलोंग में डायरेक्शन में ब्रेक होगा, मतलब ये देखो, ये मेरा फॉल्ट प्लेन है, मैं इसे फॉल्ट प्लेन कह रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का फॉल्ट प्लेन मेरा बनेगा, तो इस फॉल्ट प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा वो स्ट्राइक होगी, और जो वर्टिकल मूवमेंट होगा वो होगी डीप। अब हैंगिंग वॉल और फुट वॉल, तो अब ये डिफाइंड होता है फॉल्ट प्लेन के अलोंग, मतलब फॉल्ट प्लेन के ऊपर कौन है और फॉल्ट प्लेन के नीचे कौन है। मतलब फॉल्ट प्लेन के ऊपर की जो सरफेस होगी, फॉल्ट प्लेन के ऊपर की जो सरफेस होगी उसे बोलेंगे हैंगिंग वॉल, और फॉल्ट प्लेन के नीचे की जो सरफेस होगी उसे बोलेंगे फुट वॉल। फुट मतलब नीचे, समझ लो, फुट मतलब नीचे, हमारा पैर जिसे हम फुटवॉल कहते हैं वो नीचे रहती है, मतलब फॉल्ट प्लेन की जो नीचे होगी वो फुटवॉल होगी, जो ऊपर होगी वो हैंगिंग वॉल होगी। ठीक है, लटकने वाली दीवार और पैर वाली दीवार, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो हैंगिंग मीन्स लटकना होता है। ठीक है, सिर्फ जोक मारा हो, ये कोई सीरियसली नहीं है, ऐसा कुछ नाम होगा, ना आप एग्जाम में लिखने होगे, सर ने बोला था हैंगिंग वॉल लटकने वाली दीवार। चलो, स्लिप, ये होती है स्लिप, क्या होती है, मतलब ये मेरा ठीक है, एक एंगल लेते हैं, चलिए ये फॉल्ट प्लेन हुआ, ठीक है, ये मेरा फुट वॉल, ये हुई मेरी हैंगिंग वॉल।
इस तरह का मुझे ब्रेकेज देखने को मिला। ये हो गई हैंगिंग, ये हो गई फुटवॉल, और ये हो गया मेरा फॉल्ट प्लेन। अब यहाँ स्लिप को कैसे डिफाइन करेंगे? जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, चलो यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, मतलब मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसे मेजर करूंगा अलोंग फॉल्ट प्लेन के अलोंग जो मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा उसे बोलते हैं स्लिप, राइट। डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है मुझे, और वो मैं मेजर करता हूं यहाँ ऊपर से, ये यहाँ से क्रैक हो गए यहाँ तक आ गया है ना, तो ये होती है स्लिप। अब थ्रो क्या होता है? थ्रो होता है वर्टिकल कंपोनेंट, थ्रो होता है वर्टिकल कंपोनेंट, मींस ये पॉइंट यहाँ से या वाई डायरेक्शन मूवमेंट, ये होता है थ्रो, और ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हीव, थ्रो एंड हीव, ठीक है। ये तीनों जो है वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना है वही देखना है हमें। स्लिप में होता है कंटिन्यूसली, मतलब फ्लॉट प्लेन के अलोंग मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। थ्रो में वर्टिकल अलोंग मेजर कर रहा हूँ, और हीव में हॉरिजॉन्टल मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अभी तक हमने फॉल्ट कितने होते हैं, तो फॉल्ट हमारा दो तरीके होता है बेस ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड में होता है स्ट्राइक फॉल्ट, डीप फॉल्ट और ऑब्लिक फॉल्ट। सिंपल, सिर्फ स्ट्राइक, डीप और ऑब्लिक। अब स्ट्राइक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और डीप वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, इतना आपने आगे देख लिया। स्ट्राइक मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डीप मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन स्लिप, सो डीप स्लिप फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट, मतलब यहाँ स्लिप हो रहा है, ठीक है। चलिए हम वन बाय वन सभी फॉल्ट। पहला है स्ट्राइक फॉल्ट। तो स्ट्राइक फॉल्ट क्या होता है? स्ट्राइक फॉल्ट विच इज स्ट्राइक डायरेक्शन इन द फॉल्ट दैट स्ट्राइक पैरेलल इज कॉल्ड ए स्ट्राइक फॉल्ट। स्ट्राइक मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है। यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूवमेंट मतलब इस डायरेक्शन की मूवमेंट हम देखने को मिलेगी, ये देखो फॉल्ट प्लेन के लोग सीधा सीधा मूवमेंट, ठीक है, ये स्ट्राइक फॉल्ट हुआ। उसके बाद डीप फॉल्ट। अब है डीप फॉल्ट। डीप फॉल्ट में देखो ये हैंगिंग वॉल ऊपर आ गई, पहले स्ट्राइक फॉल्ट में क्या हुआ, हैंगिंग वॉल नीचे चली गई थी, अब यहाँ डीप फॉल्ट में हैंगिंग वॉल ऊपर आ गई, राइट, तो इसे डीप फॉल्ट बोलते हैं। अब हमें समझना है ऑब्लिक फॉल्ट, ठीक है। ओके, हमने क्या देखा, स्ट्राइक में हैंगिंग वॉल नीचे जा रहे थे, डीप में हैंगिंग वॉल ऊपर जा रही थी। अब ऑब्लिक में वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, मतलब सीधा नीचे नहीं सीधा ऊपर नहीं, वो किसी कंपोनेंट के डायरेक्शन में जा रही हो। ये देखो यहाँ से ये मूवमेंट, मतलब ना ही नीचे जा रही हो ना ही ऊपर, सीधा, ठीक है। तो यहाँ स्ट्राइक फॉल्ट एटीट्यूड के बेस पे होता है, मतलब वो अप डाउन वर्टिकल कंपोनेंट दिखाता है, ठीक है। देखिए हमें पहला देख लिया एटीट्यूड के बेस पर, एटीट्यूड के बेस पर हमने तीन देखे, स्ट्राइक, डीप एंड ऑब्लिक। अब इन तीनों में एक समानता है, एक सिमिलरिटी मैंने देखी। मैंने क्या देखा कि यहाँ जो भी कंपोनेंट है वो फॉल्ट प्लेन के अलोंग हो रहा है, मतलब या तो वो हैंगिंग वॉल ऊपर जा रही है, या तो नीचे आ रही है, या वो ऐसे जा रही है, ठीक है। मुझे अभी तक कोई ऐसा फॉल्ट नहीं दिखा जहां मुझे हैंगिंग वॉल या स्ट्राइक वॉल इस डायरेक्शन में जा रही हो दिख रही हो, राइट। तो ये हुआ एटीट्यूड बेस, जहां हमें बस ऊपर या नीचे जाती हुई दिख रही है फॉल्ट, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं बेस्ड ऑन स्लिप, बेस्ड ऑन स्लिप। अब तीनों एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन स्लिप में क्या होता है, ये देखिए, ये डायरेक्शन देखिए, इस डायरेक्शन में जा रही है, अब तक वो अप एंड डाउन हो रही थी, अब वो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ क्या होता है,
डीप में पैरेलल इन डीप स्लिप फॉल्ट, मतलब अगर डीप में इस तरफ से जा रही होती है तो स्ट्राइक फॉल्ट में इस तरफ, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में इस तरफ ऑब्लिक हो रहा है तो एक्स वाई दोनों कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा। इतना ही डिफरेंस है। टाइप ऑफ फॉल्ट अगर पूछा गया तो बड़े आसानी से देख लोगे कि चलो अल्टीट्यूड में मुझे ऊपर नीचे और ऑब्लिक दिख रहा है, स्लिप में x प्लस x माइनस और ऑब्लिक दिख रहा है। प्लस और माइनस का डिफरेंस है ना, सिंपल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। तो हमने अभी तक इंटीरियर कर लिया, कन्वेक्शन करंट कर लिया, प्लेट टेक्टोनिक कर लिया, टाइप ऑफ प्लेट इंटरेक्शन कर लिया, इलास्टिक रिमोट कर लिया, फॉल्ट कर लिया, टाइप ऑफ फॉल्ट, बहुत सारे टॉपिक कर लिए यार। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अर्थक्वेक टर्मिनोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, ये थोड़ा बेसिक है इसलिए थोड़ा फास्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ and we'll meet soon as possible.